देख लिया हमने इतना पार्ट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब क्या? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिटर। ऑडिटर कंपनी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के लिए फिर इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी एग्जामिन करना पड़ेगा। बुक्स, अकाउंट, वाउचर्स, ये सब एग्जामिन करना पड़ेगा उसको, ऑफ एनी एंटिटी, एनी बिजनेस एंटिटी, whether that entity is a profit oriented or not। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का ही ऑडिट करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना ही होता है उनका ही ऑडिट किया जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐसे एसोसिएशन भी होते हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। मेन पर्पस इज नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट, तो ऐसी एंटिटी का भी ऑडिट किया जाएगा, whether profit oriented or not, and irrespective of its size। साइज क्या होता है? मैटर साइज थोड़ी देखी जाएगी इसके अंदर, बड़ी साइज, छोटी साइज, मीडियम साइज, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि सबका ऑडिट होता है। ऑडिट किसका करेंगे हम देखेंगे धीरे धीरे। अब ये ऑडिट का मतलब देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे क्लास का भी ऑडिट हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग अलग चीज होती है, अकाउंटिंग अलग चीज होती है, इनकम टैक्स अलग चीज होती है, और ऑडिट करना अलग चीज होती है। ये तीनों सेम चीज नहीं है। मैं अकाउंटिंग करता हूँ, मैं इनकम टैक्स भी पे करता हूँ, लेकिन मेरे क्लास का ऑडिट नहीं होता। मैं तो प्रॉफिट ओरिएंटेड हूँ, मैं तो प्रॉफिट करने वाला बंदा हूँ, तो भी नहीं होता। सबको पकड़ पकड़ के ऑडिट नहीं कराना होता। स्मॉल बिजनेसमैन को, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर को इन सब कंप्लायंस से फ्री रखना पड़ता है, वरना अपने बिजनेस पे, अपने सर्विस पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये दिमाग में से निकाल दो कि सबको ऑडिट करना पड़ता है। ये दिमाग में से भी निकाल दो कि जो लॉस करता है उसका ऑडिट नहीं होगा, जो प्रॉफिट करता है उसका ही ऑडिट होगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सब पत्ते खुलेंगे। और लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म का मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, ये किसी को भी ऑडिट करने का हो सकता है। अगर आप उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट में आ गए, लिमिट बताई गई है, कंडीशंस बताई गई है, उसके अंदर आप आ गए तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। And such examination conducted with a view to expressing an opinion thereon। opinion कौन देगा? ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। ऑडिट करने के बाद ऑडिटर ओपिनियन देगा, ऑडिटर रिपोर्ट देगा। ऑडिटर कहेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, वो अपना रिपोर्ट बनाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट हो सकता है, पॉजिटिव रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये हम कल देख चुके थे, है ना? मैंने आपको कल पूरा एक्सप्लेन किया। फिर ऑडिटिंग क्यों कराना पड़ता है? ऑडिट क्यों कराना पड़ता है किसी भी एंटिटी को? तो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट है वो ऑडिट कराने का। मेन ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तीन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, याद रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी के बाद टर्शरी नहीं है, स्पेसिफिक है ना। और प्राइमरी सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी नहीं है, स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी के अंदर क्या है कि भाई आपको एरर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, और इसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना है आपको? फ्रॉड के बारे में। तो हम एरर और फ्रॉड को भी दूर करना चाहते हैं, उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलिए सबको डिटेल में देखते हैं। पहले लेते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्ट। बस ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, इतना करने पे बस, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है। सी अगेन, थोड़ा मैं आपका शुरू बिठा देता हूँ, लिंक सेट कर देता हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग? प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग ये है कि ऑडिटर करता है रिपोर्टिंग, है ना, अपना ओपिनियन देगा। ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
और वो रिपोर्टिंग में क्या लिखता है, रिपोर्टिंग में ये लिखता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, वो ऐसा लिखता है। अब ट्रू एंड फेयर है ऐसा लिख देगा तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव ओपिनियन, और अगर ऐसा बोलेगा ट्रू एंड फेयर नहीं है तो उसमें क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओपिनियन। अब नेगेटिव ओपिनियन को अलग अलग नाम से कहते हैं, एडवर्स ओपिनियन, मॉडिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अलग अलग नाम है, नाम के मायने है, फलसफे है, देखेंगे हर एक चीज। लेकिन टेल मी वन थिंग, रिपोर्ट देने से पहले, रिपोर्टिंग करने से पहले ऑडिटर को ये तो करना पड़ेगा ना कि अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट को वेरीफाई तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। मान लो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मान लो अगर डिमांड है, कितने सारे ट्रांजेक्शन होते होंगे हर दिन हर रोज, तो सबके सब जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन ट्रांजेक्शन्स को, वाउचर्स को, अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, है ना, स्टेटमेंट को, इन सब चीज को वो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और सब कुछ को सही सही लगेगा तो ही वो ऐसा रिपोर्ट देगा। एंड ये हो गया, वेरीफाई करेगा अकाउंट एंड स्टेटमेंट्स। याद रखना, वेरीफाई करना होता है, वो लिखने नहीं बैठेगा, लिखा हुआ वेरीफाई करेगा, लिखा हुआ चेक करेगा, लिखा हुआ एग्जामिन करेगा, लिखने नहीं बैठेगा। तो संभालना ऑब्जेक्टिव के अंदर। एंड फिर वो ये भी चेक करेगा कि जो बैलेंस शीट बनाई गई है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वो एज पर शेड्यूल 6 पार्ट 1 में बनाई गई है कि नहीं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, शेड्यूल 6 पार्ट 2 में बनाया गया है कि नहीं, वो भी चेक करेगा। सर ये कैसे बनता है, हमने देख लिया सेकंड ईयर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे बनाते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, याद है ना, वही तो था। बैलेंस शीट कैसे बनाते थे, शेयरहोल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, याद है कि नहीं, इसे बोलते पार्ट 1। लेकिन एक चीज याद रखोगे, एक चीज याद रखोगे कि सभी कंपनी होती है ना, सभी कंपनी की बैलेंस शीट इस पार्ट में, इस शेड्यूल में नहीं बनती। जैसे कि बैंकिंग कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है। अरे बैंकिंग कंपनी के जो अकाउंट्स बनाएंगे ना, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट अलग होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फॉर्मेट अलग होगा। एंड आई टेल यू एवरीथिंग इज इन दिस सेमेस्टर नंबर 5। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर ऐसा है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। दूसरा पॉइंट हम जब कल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है। एक तो होता है एरर और दूसरा होता है फ्रॉड। एक ही वर्ड का डिफरेंस है, एरर हम इंटेंशन से नहीं करते और फ्रॉड हम इंटेंशन से करते हैं। यानी ऐसी गलती जो इंटेंशन से की जाए वो फ्रॉड बन जाती है, और ऐसी गलती जो गलती से की जाए इसे हम बोलते हैं एरर। तो यार एरर भी ढूंढने का काम ऑडिटर का है, फ्रॉड भी ढूंढने का काम ऑडिटर का है। ऑडिटर देखो रखा किस लिए भाई, तो ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो ये भी बताएगा कहाँ कहाँ पे गलतियां है, कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हुए हैं, उसको कैसे डिटेक्ट किया हमने, और उसको आप फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी आपको बताएगा। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको देगा। सो फर्स्ट आप क्या एक्सप्लेन करना, मीनिंग ऑफ एरर एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे। मीनिंग ऑफ एरर एक्सप्लेन कर दियो यहाँ पे तुम। चलिए अब हम इसके अंदर जाएंगे, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, चलिए इसमें फर्स्ट आएगी, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है क्लैरिकल एरर। ये सब आपको लिखना है। हमको गलती समझना जरूरी है क्योंकि गलती को हम रोक सके।
तो पहली गलती आपको समझनी पड़ेगी क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर का मतलब ऐसी गलती जो क्लर्क करता है, जो अकाउंटेंट करता है। क्लैरिकल, जो नहीं बोलते मैं क्लैरिकल वर्क में हूं, मैं कुछ अकाउंटिंग का काम कर रहा हूं, है ना। तो अकाउंटेंट जो गलती करे, जो क्लर्क गलती करे, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लैरिकल एरर। तो ये लोग कहाँ गलती कर सकते हैं? माइंड वेल, हम गलती के बारे में पढ़ रहे हैं। गलती का मतलब क्या? ये कुछ भी किया गया है वो इंटेंशन से नहीं किया गया, ठीक है ना। उसके अंदर आएगा फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट आएगा क्लैरिकल एरर के अंदर फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या? पहली गलती ये हुई कि हम लिखना ही भूल गए। हम कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, कोई एंट्री की थी, लेकिन लिखना ही भूल गए। अब भूल जाना, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, इसके आपने एंट्री पास नहीं की, इसे हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो ओमिशन कैसे हुआ? कंप्लीट ही भूल गए। कंप्लीट मतलब क्या? ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। और पार्शियल का मतलब क्या? डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया, ऐसा। इसे बोलते हैं पार्शियल एरर। कहीं पे कुछ समझ में ना आए मुझे बोल देना, थोड़ी स्पीड में जा रहा हूं इसलिए। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर कौन कौन सी एरर? एंट्री इन रॉन्ग अकाउंट। मैं बाजू में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखोगे, बाजू में मत जाना, नीचे लिखना। मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए मैं बाजू में लिख रहा हूं। एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइट। एरर ऑफ टोटली। चलिए सिंपल सिंपल सी गलतियां देखो, समझा देता हूं फटाफट। पहले क्या है? एरर एंट्री इन रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी भैया। मुझे पैसे मिले ए से, तो मुझे एंट्री करनी चाहिए कैश टू ए लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ए तो लिखा नहीं, मैंने क्या लिख दिया? कैश टू बी लिख दिया। पैसे किससे मिले थे? ए से ना। एंट्री क्या आनी चाहिए? कैश टू ए, लेकिन गलती से क्या लिख दिया? कैश टू बी। इसे बोलते हैं एंट्री इन अ रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट में एंट्री डाल देना। एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट, यहां अमाउंट में गलती की है। मतलब मुझे पैसे मिले थे ए से, ए से मुझे पैसे मिले फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, लेकिन मैंने लिखे कितने? सिर्फ 100 रुपए लिखे। अरे यार, तेरे को 1000 मिले थे, तूने 100 लिखे। इसे बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट मतलब क्या? मुझे पैसे मिले थे मिस्टर ए से, तो मैंने लिखा कैश टू मिस्टर ए। कितने पैसे मिले थे? 1000। एंट्री में कोई गलती नहीं हुई है, शाबाश। लेकिन जब मैं पोस्टिंग करने बैठा तो ए के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। समझ में आया?
एंट्री में कोई गलती नहीं थी, जब मैं पोस्टिंग करने बैठा तो पोस्टिंग में लोचा मार दिया। एंट्री सॉरी पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, फिर पोस्टिंग ऑन अ रॉन्ग साइड, मतलब ए से पैसे मिले थे, मुझे ए की क्रेडिट साइड जाना चाहिए था, मैं चला गया डेबिट साइड, नहीं चलेगा, ये भी गलत हो गया। एन एरर ऑफ टोटलिंग, टोटलिंग का मतलब क्या, टोटल करने में गलती कर दिया। डन। ये सब गलतियां हो सकती है जो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसको सुधारना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। चलिए इसके अंदर ही है, ये फर्स्ट खत्म हुआ, फिर बी है इसके अंदर, बी कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब क्या, एरर इन वन अकाउंट compensate error in another account। सर एग्जांपल तो समझाओगे सर? सुन लो एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी से पैसे मिले, स्टूडेंट, मुझे किसी स्टूडेंट से पैसे मिले, मान लो स्टूडेंट का नाम है मिस्टर एक्स, तो कैश टू मिस्टर एक्स, एक्स मेरा स्टूडेंट है, उससे मुझे पैसे मिले 10,000, मैंने गलती से लिख दिया 1,000। ओके, अब बताओ, जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ 1,000 लिखूंगा कि नहीं डेबिट साइड पे? एक्चुअली कितना मिला था? एक्चुअली 10,000 मिला था ना, मतलब क्या किया मैंने, 9,000 गलती से कम लिखा। चलिए दूसरा स्टूडेंट था, उससे भी पैसे मुझे मिले कैश टू मिस्टर वाई, उससे मिले मुझे 1,000, मैंने गलती से लिख दिया 10,000। किसी से ज्यादा मिले लिखे कम, किसी से कम मिले लिखे ज्यादा। अब मुझे बताओ मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, फिर यहाँ 10 लिखूंगा ना कि नहीं? हेलो, तो फिर एक गलती को दूसरी गलती ने नील कर दिया कि नहीं? एक बात बताओ, ए से कितने मिले थे आपको पैसे? 10,000। बी से कितने मिले थे बताओ? 1,000। टोटल कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? 11,000। देखो 11,000 दिख रहा है ना, 11,000 दिख तो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो दिख रहा है वो सही नहीं है। मिस्टर एक्स से, ए नहीं था ये एक्स था, एक्स से 10,000 मिले थे भाई, तो आपने 1,000 लिखा हुआ है, और वाई से आपको 1,000 मिला तो आपने 10,000 लिख दिया है। पता है इसमें क्या हुआ, एक गलती ने दूसरी गलती को नील कर दिया, एक गलती ने दूसरी गलती को सुधार दिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। हेलो, समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, और एक लिख सकते हैं, ए बी सी डी, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन सर व्हाट डज इट मीन? इट मींस व्हाट, सेम चीज को दो बार लिखना। यहां देखो पगली, यहां देख, ये क्या था, यहां सारा लिख ही नहीं रहे थे, यहां लिख ही नहीं रहे थे, यहां दो दो बार लिख रहे हैं। एक ही एंट्री को दो दो बार लिख दिया, एक ही चीज को दो दो बार लिख दिया। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है ना, रिपीट कर देना, बार बार लिखना उसको, गलती से आपको ध्यान नहीं रहा कि आपने लिख दिया है ऐसा। क्लियर?